गरीबों के नाथ, अनाथों के नाथ, कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, अधिसूचना जारी हो गई है, आचार संहिता का पालन होने लगा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता है, वैसे वैसे स्थानीय स्तर के मुद्दे और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आपस में टकराने लगते हैं। ऐसे ही स्थानीय स्तर के मुद्दों को लेकर के, चाहे वो जाति का फैक्टर हो, चाहे वो प्रत्याशी का फैक्टर हो, चाहे वो राष्ट्र के किसी भी प्रकार के मुद्दे का फैक्टर हो, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री डॉक्टर आलोक कुमार पांडे से। बेशक ये भाजपा के नेता हैं, लेकिन हम इनको मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। स्थानीय मुद्दों पर जनता क्या चाहती है और जनता की अपनी क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या प्रभाव हो सकता है, इन सभी बातों पर बिल्कुल तहकीकात के साथ हकीकत आपके सामने लाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। धन्यवाद सौरभ जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और राष्ट्र प्रथम के आधार पर आपके सभी दर्शक देश के लिए वोट करें, यह मैं आपके सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं। और देश के लिए वोट करेंगे आप कर रहे हो, लेकिन जब जब चुनाव नजदीक आता है, चुनाव होने के साथ साथ जातिवाद का एक फैक्टर राष्ट्रवाद पर क्यों भारी पड़ने लगता है? देखिए, राष्ट्रवाद पर कोई फैक्टर भारी नहीं पड़ता। राष्ट्रवाद सभी फैक्टरों पर भारी है। राष्ट्र का विचार ही देश के 140 करोड़ के विकास का विचार है। राष्ट्र का विचार ही देश के गरीबों के विकास का विचार है। राष्ट्र के विकास का विचार ही देश की महिलाओं के विकास का विचार है, देश के युवाओं के विकास का विचार है। और भाजपा की सरकार राष्ट्र के गरीब, युवा, महिला, किसान सबके कल्याण के लिए संकल्पित होकर प्रयास कर रही है। और पिछले 10 वर्षों की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व की 7 वर्षों की उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीतियों, अपने निर्णयों से यह सिद्ध करके दिखाया है। देखिए, देश का जितना भी विपक्ष है वो ओबीसी की राजनीति को लेकर के बड़ा प्रहार कर रहा है। वो सबके कल्याण की बात करते करते पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात करने लगता है। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात तो करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का कहना है कि अब की बार तो साफ हो जाएगा सब कुछ। देखिए, दीवा स्वप्न देखने से मैं इंडिया अलायंस के लोगों को रोक नहीं सकता। इंडिया अलायंस के लोग दीवा स्वप्न देख रहे हैं, और दीवा स्वप्न शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाने में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में, जिसमें बीजेपी 370 प्लस सीट पाएगी और एनडीए 400 के पार जाएगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है। तो आप समझ लीजिए सौरभ जी कि न किसी सर्वे की जरूरत है, न किसी ओपिनियन की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा है तो अपने 140 करोड़ भारतीयों का जो उनका विशाल परिवार है, उसके समर्थन, उसके विश्वास के आधार पर कहा है। तो चलते चलते में हम जरा सा ये देखते हैं कि इस परिवार में क्या बांदा लोकसभा की अगर बात करें तो क्या यहाँ का ब्राह्मण परिवार नहीं आता है क्या मोदी जी के परिवार में? देखिए, ब्राह्मण ने राष्ट्र का विचार किया है, ब्राह्मण ने समाज का विचार किया है, और ब्राह्मण के लिए राष्ट्र और समाज सर्वोपरि रहा है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चाहे का ये जो हमारा दर्शन है, ये सांस्कृतिक दर्शन, इसे ब्राह्मणों ने ही निरूपित और स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किया है, और ब्राह्मण इसी विचार पर काम करता है। तो फिर वो लोग कौन लोग हैं जो लगातार आपके लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ डट करके सामना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब की बार ब्राह्मण वार करेगा, ऐसे जो नारे चल रहे हैं, इनका जवाब आप लोग कैसे देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने 11 मंडल, 124 शक्ति केंद्र, 851 बूथों पर जो उसकी व्यापक सांगठनिक रचना है, उसके सारे मोर्चे हैं, उसके सारे प्रकोष्ठ हैं, उसके विभाग हैं, उसके प्रकल्प हैं, इतना बड़ा हमारा सांगठनिक ढांचा है, जिसमें 35,000 कार्यकर्ता ऑन पेपर, ऑन वर्किंग है। हमारे पास 35,000 हमारा एक्टिव मेंबर है जो काम पर लगा हुआ है। और ये 35,000 वर्कर बांदा, चित्रकूट, इसमें चित्रकूट में 35,000 कार्यकर्ता, ऐसे बांदा में जोड़ लीजिए आप। हमारे पास एक एक्टिव वर्किंग फोर्स है, जिसके आधार पर उस एक्टिंग फोर्स के सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने श्री आर.के. पटेल जी को अपना चेहरा घोषित किया है। आदरणीय आर.के. सिंह पटेल जी 2019 से 2024 तक के सत्र में केंद्रीय पंचायत में हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते रहे हैं। और केंद्र की सरकार ने जितने भी नीति निर्णय लिए हैं, चाहे वो गांव के विकास के हों, चाहे वो गरीब के कल्याण के हों, चाहे वो महिलाओं के विकास के हों, युवाओं के विकास के हों,
या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हो, या इंफ्रा डेवलपमेंट के हो, या हेल्थ डेवलपमेंट के हो, उन निर्णयों में हमारे प्रतिनिधि की भी उपस्थिति और सहभागिता सुनिश्चित रही ये है। बात ठीक है, ये तो आपकी योजनाएं हो गई, लेकिन चुनाव को जो प्रभावित करते हैं तो उन पर आप क्यों बचना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं? उन पर आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रत्याशी श्री आर के सिंह पटेल जी 5.5 लाख से अधिक वोट पाएंगे और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से, वो किसी भी दल का हो सकता है, सपा का होगा, बसपा का होगा, उससे 1 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीतेंगे। हम चुनाव जीतने के संकल्प के साथ लड़ रहे हैं और सिर्फ हम 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सौरभ जी। यह चुनाव 2024 का चुनाव नहीं, ये 2047 के विकसित भारत की आधारशिला का चुनाव है। यह चुनाव देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का चुनाव है। यह चुनाव भारत की करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। यह चुनाव देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को साकार करने की नवीन यात्रा का चुनाव है। आप लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन अगर बात की जाए तो ईवीएम को लेकर के विपक्ष का लगातार एक बड़ा फैक्टर रहा है और ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। कोई आपके पास ऐसा जवाब जो विपक्ष को संतुष्ट कर सके या देश की जनता को संतुष्ट कर सके? सौरभ जी, क्या है कि विपक्ष को किसी न किसी स्क्रिप्ट पर काम करना पड़ता है। विपक्ष के पास न मुद्दे हैं न इशू है, तो ईवीएम की रुदाली, ईवीएम बेवफा के नाम पर वो एक गाना गा लेते हैं। सच ये है कि जब हम कर्नाटक पर कांग्रेस चुनाव जीतती तब ईवीएम सही है, जब राजस्थान में कर्नाटक वो चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। जिन लोकसभा सीटों पर वो चुनाव जीतेंगे इंडियन अलायंस के लोग, वहां ईवीएम सही होगी, और जहां वो हारेंगे वहां ईवीएम गलत होगी। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, ये इंडियन अलायंस के लोग जो ईवीएम की बात करके एक भ्रम और वातावरण बनाते हैं, यह सरासर उन करोड़ों कर्मचारियों का अपमान करते हैं जो पूरी ईमानदारी से चुनाव के संचालन में काम करते हैं। ये उन करोड़ों मतदाताओं को अपमानित करते हैं जो ईमानदारी से वोट करने जाते हैं। अर्थात यह पूरा इंडियन अलायंस जो ईवीएम रुदाली का गान करता है, ये ईमानदार मतदाताओं को, ईमानदार कर्मचारियों को और ईमानदारी से काम करने वाली चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रहा है। और जनता इसीलिए इनको बार बार दंडित कर रही है, बार बार सत्ता से दूर रख रही है। कोई व्यवहारिक उदाहरण आपके पास है? ये तो आपने एक आंकड़े गिना दिए, तरीका बता दिया, लेकिन कोई ऐसा व्यवहारिक उदाहरण जो जनता को छू जाए? बिल्कुल है सौरभ जी, मैं पार्टी का महामंत्री हूँ तो लगातार नीचे जाता हूँ। तो चुनाव के दौरान भी, विधानसभा चुनाव के दौरान मैं गाँव में घूम रहा था, तो शाम का धुंधलका हो गया था, तो एक बुजुर्ग एक अपने घर पर बैठा था और शनिवार का दिन था, तो मैंने ऐसे ब्लू कलर का कुर्ता, रंग की दृष्टि से तो ब्लू रंग का कुर्ता पहना था, तो ऐसे पहुंचा, मैंने कहा हो बाबा, क्या हाल चाल है, अब के ही वोट देख है। तो सामान्यतः वो जो बुजुर्ग था वो अनुसूचित जाति से थे, तो उन्होंने कहा कि भैया अब का देखे, तुम्हिन का वोट हम करब, तुम्हिन का हम हरदा वोट दे थी, लेकिन तुम बस चुनाव के बाद मशीनन का थोड़ी ताक्यो लाठी डंडा लेके हुआ सब वोट बदल ले आती। एक सामान्य गांव का किसान का है, मतलब गरीब दलित परिवार का व्यक्ति कह रहा। मैं हंसा, मेरी नजर सामने उसके घर में खूंटी थी, घर की कील पर टंगे एक बस्ते पर गई। बस्ते में उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग का बस्ता था। मैंने पूछा बस्ता किसका है, तो उनका एक नाती, उस बुजुर्ग के एक नाती ने कहा ये मेरा है। मैं किस कक्षा में पढ़ता हूँ? उसने कहा मैं 3 में पढ़ता हूँ। मैंने क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम दिनेश है। मैंने कहा दिनेश, तुमको क्या क्या मिला स्कूल से? मैंने कहा ड्रेस मिली। उसने कहा हाँ ड्रेस मिली। मैंने कहा बेल्ट मिली? बोले हाँ बेल्ट मिली। टाई मिली? बोले टाई मिली। जूता मोजा मिला? बोले हाँ। सर्दियों में स्वेटर मिला? बोला हाँ मिला। मैंने कहा तुम्हारा वजीफा आया? बोले हाँ आया है। तो मैंने कहा कहाँ आया? बोले, मैंने कहा तुम्हारे पास खाता है? तो बोले नहीं, मेरे पास खाता नहीं, मेरे पिताजी के खाते पर आया। अर्थात वह एक कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा सरकार की सभी योजनाओं के पारदर्शी तरीके तक अंतिम आदमी तक पहुंचने की संस्तुति कर रहा है। मैं ऐसे पूछने लगा तो बुजुर्ग ने मुझसे तुरंत पूछा कि भैया कहूँ पार्टी से आहू? तो मैंने हंसते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का। तब वो कहता है कि दादू बुरा ना मानो, मुही पहले लाख कि तुम बसपा क्या राहू, तो यह से मैं कह देने रहा हूँ कि हम तुम्हें का वोट दे। कहीं जब से मोदी जी बने हैं तब से जितनी योजना का लाभ हमें मिला है उतना हमें बसपा की सरकार में योजना का लाभ नहीं मिला है। उसने कहा कि मोरे 2 लड़कन का कॉलोनी मिल गई,
वहां दवाई वाला कार्ड बनाए, मतलब आयुष्मान कार्ड। मोए घर में जो लाइट जलत थी, यह लाइटों फ्री में लागी मोदी जी के बाद। वहां नाती स्कूल में पढ़ाई जाती, इन्हें फ्री बस था और बढ़िया ड्रेस मिला थी। मैंने उनके तुरंत नाती से पूछा कि पहले वाली ड्रेस अच्छी थी कि ये वाली ड्रेस अच्छी है। तो उनका वो नाती बोलता है कि वो पियर किया ड्रेस नहीं निक लागत रही, ये वाली निक लागत है। अर्थात वो चेक की शर्ट और ब्राउन कलर का जो पैंट है। हमने वातावरण बदला है। अब आप समझिए कि योजनाओं से लाभान्वित हुआ व्यक्ति जब यह स्पष्ट करता है कि जिन दलों के वोट कास्ट वर्ग में उन जातियों को जोड़ा जाता रहा है, उन दलों की सरकार होने के बावजूद उन जातियों को कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाति के आधार पर नहीं बल्कि पात्रता के आधार पर योजनाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ना कोई जातिवाद चलेगा, सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा। और अब जातियों के विकास की बात करूंगा तो कुल 4 जातियां हैं। एक किसान की जाति, एक गरीब की जाति, एक महिला की जाति और एक युवा की जाति। भाजपा की डबल इंजन सरकार इन्हीं 4 जातियों के विकास के लिए काम कर रही है, इन्हीं 4 जातियों के कल्याण के लिए काम कर रही है। और इन्हीं 4 जातियों के समर्थन, विश्वास और अपार जन समर्थन, अपार मतदान से भारतीय जनता पार्टी का एक कमल 48 बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से खिलकर जाएगा और 370 भाजपा के कमलों में गिना जाएगा। और एनडीए के 400 कमलों में वह गिन करके केंद्र में तीसरी बार, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार बनाएगा। और हम देश के 2047 के विजन को पूरा करने की दिशा में एक नवीन ऊर्जा और नवीन गति के साथ चलेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, जिन्होंने ईवीएम का फैक्टर हो या जातिवाद का मुद्दा रहा हो या राष्ट्रवाद का मुद्दा, हर एक मुद्दे पर बड़ा व्यवहारिक जवाब दिया है। और कुल मिलाकर के चुनाव ने तो अभी पहली ही अंगड़ाई ली है। बने रहिएगा इस हर चुनाव की पूरी हर एक अंगड़ाई के साथ। हम हर एक विश्लेषण आपको बड़े ही करीब से और बड़े ही महीन अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे।